मेरे दो दोस्त थे। एक दोस्त ने कहा इधर 5 न्यूटन से फोर्स लगा के, एक दोस्त ने इधर लगाया 5 न्यूटन, ना मैं इधर गया ना मैं इधर गया। मेरे दोस्त ने मुझे खींचा 5 न्यूटन से इधर, मेरे दोस्त ने खींचा मुझे 5 न्यूटन से इधर, मैं इधर का इधर चला गया। क्या हुआ? एक साथ जब बहुत सारे फोर्सेस लगते हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास वेक्टर फॉर्म से आता है। वैसे ही जब एक पॉइंट पर बहुत सारी वेव्स पहुंचती हैं तो वहां पर लग जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो चलिए शुरू करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन और इस चैप्टर का एकमात्र बचा हुआ डेरिवेशन। अगर एक पॉइंट पर एक से ज्यादा वेव्स पहुंच जाएं तो क्या होगा, यह बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यह कहता है व्हेन टू और मोर वेव्स ओवरलैप इन स्पेस द रिजल्टेंट डिस्टर्बेंस इज इक्वल टू द फेजर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्टर्बेंसेस। मतलब कि अगर सपोज करिए यहां पर आपके पास ये एक वेव है और दूसरी वेव आपके पास ये है और ये दोनों एक पॉइंट पर एक साथ पहुंची, तो अगर गौर से देखो आप तो दोनों का जीरो एक साथ पहुंच रहा है तो फाइनली जीरो, दोनों का पीक एक साथ पहुंच रहा है तो उस पॉइंट पर पीक। तो जो रिजल्टेंट आपके पास बनेगा वो इनके फेजर सम के बराबर बनेगा। यहां पर दोनों के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं था, दोनों का एक साथ जीरो आया तो आउटपुट जीरो, दोनों का पीक एक साथ आया तो आउटपुट मैक्सिमम हो गया, दोनों का सम निकल के आया, फिर से जीरो एक साथ आ गया तो ये अपने पास हो गया जीरो, फिर से पीक आया नेगेटिव में तो नेगेटिव में पीक, मतलब कि अपने पास इनका सम हो रहा है फेजर सम। यहां पर आ जाओ, अब क्या हुआ, कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। ये आपके पास है एक वेव, ओके, ये आपके पास दूसरी वेव, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, मगर जब इसका जीरो है इसका जीरो है तो जीरो, जब इसका प्लस में पीक आया उस समय इसका माइनस में पीक आया, सम करोगे प्लस ए माइनस ए जीरो, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, कहानी खत्म, 5 न्यूटन 5 न्यूटन, कहानी डबल, क्योंकि सेम डायरेक्शन में थे। तो इसीलिए जब दो वेव्स एक पॉइंट पर पहुंचती हैं तो वो किस फेज में टकरा रही हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिजल्टेंट डिसाइड होता है कि वो किस फेज में है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, मगर इस चीज को थोड़ा विजुअलाइज करते हैं और विजुअलाइज करके देखने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। तो ये मेरे पास एक वेव थी, ये मेरे पास दूसरी वेव है। यहां पर अगर आप गौर से देखो, जब इसका पीक और इसका नेगेटिव यहां पर आएगा तब ये जीरो है, जब ये दोनों मैच कर रहे हैं तो मैक्सिमम, जब ये प्लस ये माइनस तो ये हो गया अपने पास जीरो। सो इस तरह से अपने पास सुपरपोजिशन की कहानी चलती है। इस सुपरपोजिशन की कहानी को और आगे बढ़ाते हैं और मैथमेटिकली निकाल कर लाते हैं कि आउटपुट क्या होगा। और ये इस चैप्टर का एकमात्र वो डेरिवेशन है जो हाइगन के दो डेरिवेशन के बाद बचता है, क्योंकि अब इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन का कोई डेरिवेशन अपने सिलेबस में नहीं है। हाँ ठीक है, समझ में आता है। तो भैया एक अपने पास है, क्योंकि साइन वेव ही तो बना रहे थे, तो पहली वेव हो गई अपने पास a1 sin ओमेगा टी, दूसरी वेव क्या हो गई अपने पास a2 sin ओमेगा टी प्लस फाई। ये फाई क्या है? ये फाई है फेज डिफरेंस, और यही सारी चीजों की फसाद की जड़ है, क्योंकि यही बताएगा कि अपन को कैसा मिलने वाला है, इंटेंसिटी बढ़ने वाली है कि कम होने वाली है, ये सब इसी पर डिसाइडेड है। अब अगर ये दोनों एक पॉइंट पर पहुंच गए तो रिजल्टेंट क्या होगा? y1 प्लस y2, मतलब कि जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों के फेजर सम के बराबर है। हमने फंक्शन के साथ ले लिया, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने डायरेक्ट ऐड कर दिया। जैसे ही ऐड करोगे अब फंस गए, बाबा जी आपने बोला ऐड हो जाती हैं, हमने कहा हाँ ऐड हो जाती हैं, अब क्या करें? तो यार गौर से देखो, यहां पर सब कुछ है, इसको कुछ कर नहीं सकते, मगर मेरे प्यारे बायो वालों ये आपको दिख रहा है साइन ए प्लस बी। अगर साइन ए प्लस बी दिख रहा है तो ये अपन यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये बात तो समझ में आ गई बाबा जी? अगर आ गई तो ए की जगह पर है ओमेगा टी, बी की जगह पर है फाई। हाँ ठीक है, ये बात भी सही है। अगर ऐसा है तो यहां पर देखो ये चीज a1 sin ओमेगा टी तो वैसी का वैसा आ गया, a2 ये हो गया बाहर, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया तो ये हो गया साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। जैसे ही ये लिखा, अब मुझे ये दिख रहा है कि यार यहां पर साइन ओमेगा टी आ रहा है और यहां पर भी ओपन करने पे साइन ओमेगा टी मिल रहा है। इन दोनों में से साइन ओमेगा टी को अपन कॉमन ले लेंगे, तो मैंने इसको पहले ओपन करके दिखा दिया तुम्हें। a2 का अंदर मल्टीप्लाई हो गया, a2 sin ओमेगा टी कॉस फाई, a2 cos ओमेगा टी साइन फाई हो गया, ठीक है हो गया। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? साइन ओमेगा टी ले लिया, साइन ओमेगा टी कॉमन, क्या बचेगा? a1 प्लस a2 cos फाई, यहां पर a2 cos ओमेगा टी साइन फाई। ये बात भी समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई। अब आप गौर से देखो, जो हमने अभी देखा था वेव्स में, जब हमारी दो साइन वेव थी तो रिजल्टेंट साइन ही मिल रहा था,
जब हमारे पास दो साइन वेव थी आउट ऑफ फेज तो रिजल्टेंट 0 मिल रहा था, मतलब कि जो मेरी आउटपुट की इक्वेशन आनी चाहिए उसमें साइन आना चाहिए, बट यहां पर अगर अपन देखें तो साइन कॉस दोनों दिख रहे हैं मुझे, तो मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। बुक्स में ना ये बताते नहीं है अपन को कि ये कर कैसे रहे, तो मैं आपको बताता हूं। ये हो गया आपके पास साइन ए, तो बची हुई चीज क्या होनी चाहिए थी, कॉस। ये A1 कांस्टेंट है, A2 कांस्टेंट है, cos फाई कांस्टेंट है, तो ये नया कांस्टेंट बनाया जा सकता है। तो इस पूरे के पूरे को मैंने लिख दिया R cos अल्फा। क्यों लिख रहा हूं cos अल्फा, क्योंकि यहां पर मुझे चाहिए B cos, sin A cos B, और क्योंकि एम्पलीट्यूड भी है तो मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको एक नया कांस्टेंट बना दिया R cos अल्फा। जब अपन यहां पर आ जाएं तो देखो ये था साइन ए, यहां पर ये है कॉस ए, ये जो बचा हुआ है इसको एक नया कांस्टेंट बना सकते हैं। क्या बनाएं इसको, क्योंकि मुझे फॉर्मूला बनाना था साइन ए प्लस बी का, क्योंकि रिजल्टेंट तो साइन आ रहा है, तो यहां पर साइन ए इसको माना अपन ने आर कॉस अल्फा, इसको अपन मान लेते हैं आर साइन अल्फा, ताकि यहां पर अपने पास फॉर्मूला बन जाएगा क्या, साइन ए प्लस बी का। इस पूरी चीज को मैंने मान लिया आर साइन अल्फा। जैसे ही यहां वैल्यू रखूंगा तो इस पूरे की जगह पर आ जाएगा मेरे पास क्या, आर कॉस अल्फा, बचा हुआ साइन ओमेगा टी, और इस पूरे की जगह पर मेरे पास क्या आ जाएगा, आर साइन अल्फा इंटू कॉस ओमेगा टी। आर तुमने ले लिया कॉमन, क्या बचेगा, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, दैट्स इट। आर बाहर, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी। ए की जगह पर कौन है, ओमेगा टी, बी की जगह पर कौन है, अल्फा। क्या रिजल्टेंट वेव आपके पास बन गई, बिल्कुल बन गई। यहां पर ये जो रिजल्टेंट बन रहा है ये भी तो साइन का फंक्शन है, और यही तो आ रहा था अपने पास आउटपुट में। अब यहां पर एक चीज, अगर मैं आपसे कहूं अल्फा की वैल्यू या एंगल क्या आएगा अपने पास, तो देखो भाई इन दोनों को डिवाइड कर दो। हमें अल्फा चाहिए ना, हमें आर भी चाहिए और हमें अल्फा भी चाहिए। हमने तो ये माना है, हमें दिया क्या था, A1 दिया था, हमें दिया क्या था, A2 दिया था, हमें दिया क्या था, फाई दिया था, मगर हमें आर और कॉस अल्फा या साइन अल्फा या अल्फा नहीं दिया था। तो मैंने काम किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो ये बन जाएगा टेन अल्फा। आर से आर कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1। टेन अल्फा की वैल्यू आ गई A2 साइन फाई अपॉन A1 प्लस A2 कॉस फाई। आपके पास अल्फा निकल के आ गया। ज्यादा टेंशन मत लेना, अल्फा की कोई नहीं पूछ रहा, बिल्कुल टेंशन मत लो, मगर यह समझ में आना चाहिए कि ये कांस्टेंट मैंने कैसे माने हैं। यह समझ में आना चाहिए था कि ऐड करने के बाद यहां पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है। यह समझ में आना चाहिए था कि यहां साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनाना है, इसीलिए इसको मैंने आर कॉस अल्फा और इसको मैंने आर साइन अल्फा माना है। क्यों माना है? अब मेरे सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है एम्पलीट्यूड। जो रिजल्टेंट आ रहा है मेरे पास, ये आर, इस आर की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, और ये आर ही तो बताएगा कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है या मिनिमम है। कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, A1 A2 के टर्म्स में आंसर निकाल कर दिखाओ। तो मैंने कहा ठीक है, लो भाई, मेरे पास दो इक्वेशंस थी, आर कॉस अल्फा की वैल्यू ये है, आर साइन अल्फा की वैल्यू ये है, मुझे चाहिए आर। तो मैंने क्या किया, दोनों का स्क्वायर करके ऐड किया। क्यों करा? क्योंकि ऐसा करने से मुझे दिख रहा है कि यहां पर बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, जो कि हो जाएगा 1। तो आपने क्या किया, इसका स्क्वायर आर कॉस अल्फा का स्क्वायर प्लस आर साइन अल्फा का स्क्वायर प्लस आर साइन अल्फा का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर ऐड हो जाएंगे। A1 प्लस A2 कॉस फाई का स्क्वायर प्लस A2 साइन फाई का स्क्वायर हो गया ऐड। A प्लस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, और ये चीज तो ऐसी की ऐसी आ गई, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पर देखो आर स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि ये चीज हो गई 1। आइडेंटिटी बायो वालो 10th क्लास ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कुछ कुछ होती थी, मैं आगे की तो याद ही नहीं करवा रहा, सिर्फ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बता रहा हूं। 1 ये आ गया तुम्हारे पास, 1 आ गया। अब क्या करें, अब देखो गौर से, यहां पर A1 स्क्वायर है, यहां A2 स्क्वायर है, क्या यहां पर भी A2 स्क्वायर है? बिल्कुल है। इन दोनों में से क्या A2 का स्क्वायर कॉमन ले लें, ले लिया। यहां क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई, यहां क्या बचेगा, साइन स्क्वायर फाई प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई क्या होता है, 1। सो आर स्क्वायर इज A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। सो आर आ जाएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई। ये आ गया आपके पास रिजल्टेंट, और इसको याद करने के लिए याद कर लो बिल्कुल, वेक्टर में अंडर रूट A स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आता था कि नहीं आता था? यहां पर भी वही आ रहा है, इसीलिए इसको वेक्टर की तरह याद कर लो। ये हो गया अपने पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का आंसर। मगर अब मुझे क्या चाहिए? इसको मैक्सिमम करना है और क्या करना है? मिनिमम करना है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, मैक्सिमम कब मिलेगा? तो ये अपन को मैक्सिमम तब मिलेगा जब cos फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। देखो कैसे, फिर से देख लो अच्छे से। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया √a² प्लस b² प्लस 2ab cos फाई। अगर cos फाई की वैल्यू 1 हो जाए, जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो अपन को मैक्सिमम मिलेगा रिजल्टेंट का एम्पलीट्यूड, बिल्कुल मिलेगा। तो हमने कहा cos फाई को 1 करो। cos फाई 1 कब होता है? 0 डिग्री पर। अगली बार 1 कब होगा? पूरे रोटेशन के बाद 2 पाई, 360 डिग्री, रेडियन में 2 पाई। अगली बार 1 कब होगा? 4 पाई। अगली बार 1 कब होगा? 6 पाई। अगली बार 1 कब होगा? 8 पाई। मतलब कि जब हमारे पास cos पाई का इवन मल्टीपल, इवन मतलब 2, 4, 6, 8, तो यहां पर इवन को लिखने का तरीका होता है 2n। तो जब आपके पास यहां पर cos 2n पाई होगा, तो उस समय यहां पर आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। सो मैंने क्या किया, मैंने यहां पर बोल दिया कि ये 1 तब होगा जब फेज, ये जो फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा। क्लियर कहानी? अगर ऐसा है तो √a1² प्लस a2² प्लस 2a1 a2 cos फाई हो गया 1। सो ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज a1 प्लस a2। कब? जब cos यानी फाई जो है इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो। मतलब जब फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ पाई होता है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, उस केस में एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि बाबा जी मिनिमम कब? तो अब तुम बताओ मुझे मिनिमम कब? खुद सोचो, दिमाग लगाओ। यार ये cos को कम से कम करना पड़ेगा। cos की मिनिमम वैल्यू यहां पर मिलेगी -1। क्यों? क्योंकि माइनस करने पर यह चीज तो कभी माइनस हो नहीं सकती, इसको माइनस करना है, माइनस में इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है -1। तो यार अगर तुम इसको यहां पर -1 कर दो तो cos -1 कब होता है? 180 डिग्री पर, पाई पर। अगली बार कब होगा? 2 पाई और घुमा दो, पाई प्लस 2 पाई 3 पाई, और 2 पाई घुमा दो 5 पाई, और 2 पाई घुमा दो 7 पाई, और 2 पाई घुमा दो 9 पाई। मतलब जब cos पाई का ऑड मल्टीपल होता है, ऑड को कैसे दिखाएं? 2n-1। सो जब cos पाई का ऑड मल्टीपल होता है तो ये -1 देता है। यानी फेज डिफरेंस जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होता है तो एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट का मिनिमम होता है। और कितना होगा? तो cos की जगह पर मैंने cos फाई की जगह पर -1 रख दिया, ये बन गया a1 - a2 का होल स्क्वायर। सो मिनिमम एम्पलीट्यूड कितना आएगा आपके पास? मैग्नीट्यूड ऑफ a1 - a2, मॉड ऑफ a1 - a2, यानी कि प्लस में अगर अपन कर दें तो वो मैक्सिमम, जब माइनस हो जाए तो मिनिमम। कब होता है मैक्सिमम? जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई हो। कब होता है मिनिमम? जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई हो। ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। अब अपने पास आता है पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस, क्योंकि अभी तक अपन बात कर रहे हैं फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। तो चलो बूटी सेक्शन में लेके चलता हूं। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। अब अगर अपन देखें यहां पर तो देखो भाई, पाथ की जब बात होगी ना तो लेंथ वाइज बात होती है। अगर अपन एक वेव की बात करें तो एक वेव एक साइकिल में कितना एंगल चलती है? 0 से पाई से 2 पाई। मगर वो लेंथ वाइज कितना चलती है? लैम्डा। तो अगर कोई आपसे कहे कि मैं फेज डिफरेंस की बात कर रहा हूं, मुझे कन्वर्ट करके दो इसको पाथ डिफरेंस में, तो आपको एक ही बूटी दे रहा हूं, और वो बूटी दे रहा हूं कि 2 पाई को रिप्लेस कर दो लैम्डा से। अगर लैम्डा के टर्म्स में आंसर आएगा तो पाथ डिफरेंस है, अगर पाई के टर्म्स में आएगा तो फेज डिफरेंस है। और 2 पाई एक साइकिल में जो फेज चलता है, एंगल चलता है, वो 2 पाई है। लेंथ जो चलता है वो लैम्डा है। तो रिप्लेस कर दो जहां पर भी 2 पाई है उसको लैम्डा से, तो वो फेज डिफरेंस बन जाएगा पाथ डिफरेंस। कहानी खत्म? नहीं, देखो बताता हूं। अगर पाई को रिप्लेस करना होगा तो किससे करोगे भाई? 2 पाई लैम्डा है तो पाई किससे हो जाएगा? λ/2 से। सो फेज डिफरेंस ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ पाई एंड पाथ डिफरेंस इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। कहानी खत्म। आज के बाद जब भी तुम्हें कन्वर्ट करना हो, कहां से कहां, फेज डिफरेंस से पाथ डिफरेंस, 2 पाई को लैम्डा से रिप्लेस कर दो। किसी ने कहा फेज डिफरेंस है 2 पाई/3, पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो 2 पाई को उठाओ, लैम्डा लिख दो, पाथ डिफरेंस आ जाएगा λ/3। किसी ने कहा पाथ डिफरेंस λ/4 है, फेज डिफरेंस कितना होगा? लैम्डा की जगह रख दो 2 पाई/4 यानी π/2 हो गया उसका फेज डिफरेंस। तो अपन आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस। और अगर आप चाहते हो बुकिश फॉर्मूला,
तो बुकिश फॉर्मूला है पाथ डिफरेंस इज लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, बट मैं आपसे कहूंगा लैम्डा को 2 पाई को लैम्डा, पाथ से फेज, फेज से पाथ, जिसमें भी जाना हो आराम से कन्वर्ट करो। ये देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब अपन बोल रहे थे कि अपना एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा A1 प्लस A2, उस केस में यहां पर अपने पास जो फेज डिफरेंस आ रहा था वो आ रहा था इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ये देखो 2 और ये देखो पाई, 2 पाई को लिख दिया लैम्डा, तो आपके पास पाथ डिफरेंस आ जाएगा n लैम्डा। यानी कि जब पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ का, तब आपको वहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलेगा, जिसे अपन बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहां पर देखो डिस्ट्रक्टिव की बात करें, मतलब जब कब हो रहा था एम्पलीट्यूड मिनिमम, कब था A1 माइनस A2, कब, जब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है। मुझे चाहिए पाथ डिफरेंस, तो पाई को किससे रिप्लेस कर दूंगा, लैम्डा बाई 2 से। कहानी खत्म, 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2, हो गई कहानी खत्म। इसके बाद रिलेशन बिटवीन एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। सारे फॉर्मूले इंटेंसिटी में कन्वर्ट हो गए, कैसे, I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो ये आ जाएगा कांस्टेंट k। तो देखो a स्क्वायर जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड था वो था A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई, तो I स्क्वायर, a स्क्वायर की जगह I रिजल्टेंट, A1 स्क्वायर की जगह I1 क्योंकि स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, 2 आ गया A1। अगर अपन यहां पर एम्पलीट्यूड निकालें तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो A1 हो जाएगा अंडर रूट I1, A2 हो जाएगा अंडर रूट I2। यह फॉर्मूला आपका एम्पलीट्यूड वाला कन्वर्ट हो गया है इंटेंसिटी के टर्म्स में। याद क्या करोगे, एम्पलीट्यूड कन्वर्ट कैसे कर लिया, सीधे सीधे I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर से। अगर अपन यहां पर देखें तो कंस्ट्रक्टिव के केस में अपने पास मैक्सिमम कितना था एम्पलीट्यूड, A1 प्लस A2, A1 को लिख दो अंडर रूट I1, A2 को लिख दो अंडर रूट I2। सो आपके पास मैक्सिमम इंटेंसिटी आ जाएगी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यानी A1 प्लस A2 का स्क्वायर, या फिर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। A1 को लिख दिया अंडर रूट I1, A2 को लिख दिया अंडर रूट I2। अगर डिस्ट्रक्टिव है, मतलब कि कम हो रहा है एम्पलीट्यूड, उस केस में मिनिमम एम्पलीट्यूड A1 माइनस A2, इंटेंसिटी A1 माइनस A2 का स्क्वायर, क्योंकि वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। अगर इंटेंसिटी के टर्म्स में फॉर्मूला चाहिए तो A1 की जगह अंडर रूट I1, A2 की जगह अंडर रूट I2, कहानी खत्म हो गई। आपके पास आ गया फॉर्मूला किसके टर्म्स में, इंटेंसिटी के टर्म्स में, I इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं न्यूमेरिकल के लिए, अगर वो आपसे कहें विड्थ ऑफ द स्लिट, तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ ऑफ द स्लिट का स्क्वायर। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो ध्यान से करना, जब जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा, अभी सिर्फ फॉर्मूले को कोट कर रहा हूं। A max बाय A min न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूं, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2, I max बाय I min, A max बाय A min का होल स्क्वायर, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर, या फिर अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 अपॉन अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। इस पर बेस न्यूमेरिकल आप अपन करेंगे और बहुत आराम से होंगे ये सारे के सारे न्यूमेरिकल। ये हो गया आपके पास वेव ऑप्टिक्स के सारे डेरिवेशन खत्म। अब सिर्फ इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को समझना बाकी है और न्यूमेरिकल बाकी है, वेव ऑप्टिक्स हो जाएगा खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। उम्मीद है पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हो तो कमेंट में हमें भी एंजॉय करवाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।